अ वेरी वार्म वेलकम टू द सर्वर। तो गाइज आज हम पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं और यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इससे पहले हम SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन पढ़ चुके हैं। तो कुछ टर्म्स हैं, सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है कि जब लाइट को हम जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम अपने सॉल्यूशन, अपने जो हमारे पास जो कंपाउंड है उससे पास करते हैं तो वो जो लाइट होती है वो रोटेट हो जाती है। ठीक है, तो अगर वो लाइट रोटेट हो रही है मतलब क्या है कि जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, सो अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, जनरली जो हमारी नॉर्मल लाइट होती है उसमें उसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑल डायरेक्शन में होती है इस तरह से। ठीक है, बट जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है वो सिर्फ एक ही प्लेन में उसकी डायरेक्शन होती है इस तरह से। ठीक है, तो ये होती है प्लेन पोलराइज लाइट। और जब प्लेन पोलराइज लाइट को हम कंपाउंड से पास करवाते हैं तो वो क्या होता है, रोटेट हो जाता है। मतलब या तो वो इस तरफ रोटेट हो जाएगी या फिर इस तरफ रोटेट हो जाएगी। तो अगर वो रोटेशन हो रहा है लाइट का तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। सो आपको ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकल एक्टिविटी समझ में आ गया होगा। अब यदि लाइट जो है राइट साइड में रोटेट हुई, फॉर एग्जांपल जो ये लाइट हमारी प्लेन पोलराइज लाइट है, ये हमारा कंपाउंड, इससे जब लाइट पास हुई और पास होने के बाद में लाइट जो है वो राइट साइड में रोटेट हो गई, इस तरह रोटेट हो गई। तो ये इस रोटेशन को, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, अगर तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे कि वो कंपाउंड कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। बट इन केस अगर लाइट लेफ्ट साइड रोटेट कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज लीवो रोटेटरी। और डेक्स्ट्रो को हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं और लीवो को हम माइनस साइन से डिनोट करते हैं। और ये जो दोनों ही प्लस और माइनस है, ठीक है, कंपाउंड का फॉर्मूला तो सेम है, और जब फॉर्मूला सेम होता है तो वो आइसोमर हो जाता है। ठीक है, बट यहाँ पर डिफरेंस किसका आ रहा है, प्लस और माइनस का। मतलब एक लाइट को राइट में रोटेट कर रहा है और एक लाइट को लेफ्ट में रोटेट कर रहा है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, और ऐसे ही दोनों को हम क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं जो ऊपर टर्म लिखी हुई कायरलिटी की। ठीक है, अगर कोई ऐसा कार्बन, जनरली हम कार्बन कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो कार्बन की सारी वैलेंसीज अगर डिफरेंट है, 4 वैलेंसी फॉर्म करता है, तो मान लो एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है, एक आयोडीन है। ठीक है, कुछ भी है, 4 अलग अलग हैं। तो अगर चारों वैलेंसीज डिफरेंट है, इन दैट केस हम उस कंपाउंड को बोलते हैं कायरल कंपाउंड। ठीक है, और अगर कायरल कंपाउंड है मतलब वो लाइट का रोटेशन करेगा, तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कायरलिटी। ठीक है, हाँ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर और डिटेल में पढ़ेंगे। तो मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, कायरलिटी एंड इनेंशियोमर। मॉलिक्यूल एसिमेट्री और सिमेट्री मतलब, सिमेट्री मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल है। ठीक है, अब ये सर्कल है। ठीक है, अब ये सर्कल क्या है, मैं इसको बीच में से काटूंगा तो ये बराबर बराबर भाग में बट जाएगा, है ना। मतलब ये क्या है, सिमेट्रिकल है। अब यदि मैं इस कुछ भी स्ट्रक्चर, ऐसे ये स्ट्रक्चर है, अगर इसको मैं काटने की कोशिश करूँगा तो उस केस में क्या होगा, ये बराबर कट नहीं पाएगा। तो मतलब ये कैसा है, एसिमेट्रिक है। ठीक है, सो ऐसे ही हम मॉलिक्यूल्स को भी देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक। जैसे CH4 का स्ट्रक्चर ये होता है। अब यदि मैं इसको काटता हूँ, कैसे काटूँ, इस तरह से काट दूँ, यहाँ से ऐसे। तो जब मैंने इसको काटा ऐसे तो ये देखो मॉलिक्यूल क्या है, बराबर आधे आधे हिस्से में बट गया। मतलब ये कैसा है, सिमेट्रिक है। ठीक है, बट सेम अगर कभी मैं कार्बन, इस तरफ ब्रोमीन हो जाए, इस तरफ क्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, अब यदि मैं इसको काटूंगा तो ये कैसा हो गया मॉलिक्यूल, यहाँ पर हम कार्बन ले लेते हैं। ठीक है, तो अब जब मैं इसको काटूंगा तो ये कैसा है, हाफ हाफ इक्वल में नहीं बटा है, क्योंकि इधर क्लोरीन है और इधर ब्रोमीन है। मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा है, एसिमेट्रिक है। सो ये बात हुई हमारी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक की। अब यदि हम बात करें कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ग्रुप्स का कार्बन के अराउंड जो अरेंजमेंट होता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, उसी को हम कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। जैसे हमने कार्बन के आसपास जो 4 एटम को लगाए थे, उनका कुछ स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है, तो उसी को हम कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ठीक है,
जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है एटम्स का अराउंड एनी ऑफ द सेंट्रल एटम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं एसिमेट्रिक कार्बन की, ठीक है। तो एसिमेट्रिक कार्बन को ही हम स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं। बट होता क्या है एसिमेट्रिक कार्बन, वो कार्बन जिसकी चारों वैलेंसेस डिफरेंट हो, ठीक है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो होती ही है कार्बन की, बट उसमें अगर चारों वैलेंसेस डिफरेंट हो, जैसे मैंने भी बताया था, हाइड्रोजन हो जाए, एक कार्बन हो जाए कोई दूसरा, एक क्लोरीन हो जाए, एक ब्रोमीन हो जाए, चारों वैलेंसेस डिफरेंट हो गई, इन दैट केस दिस कार्बन इज कॉल्ड द एसिमेट्रिक कार्बन, और इसी को हम बोलते हैं स्टीरियो सेंटर। इसको स्टीरियो सेंटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी कार्बन के कारण जो ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रॉपर्टी कंपाउंड में आती है। अब इनेंशियोमर क्या होता है, तो ऐसे दो ठीक है, ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, बट वो लाइट को स्ट्रक्चर भी सेम हो, सब कुछ सेम हो, बट वो एक कंपाउंड लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा है, एक कंपाउंड लाइट को राइट साइड रोटेट कर रहा है। इन दैट केस ये ऐसे दो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, इनेंशियोमर्स कहलाते हैं। मतलब इनमें डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ ऑप्टिकल रोटेशन का, ठीक है। और ये जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है ये भी इक्वल होता है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है ये इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ प्लस ग्लूकोज, तो प्लस ग्लूकोज अगर +52 डिग्री रोटेट कर रहा है, तो माइनस ग्लूकोज जो है वो -52 डिग्री रोटेट करेगा। दैट इज वन इज क्लॉकवाइज एंड अदर वन इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब हम बात करते हैं कायरल एंड कायरलिटी की। तो देखो ऐसे ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस होते हैं, ठीक है, द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज, ठीक है। जैसे ये हमारा हाथ है, इसकी जो मिरर इमेज है ये एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोज है। मतलब अगर ऐसे के ऐसे ही जस्ट एज इट इज़ हम ऊपर रखेंगे इसको, तो ये दोनों सुपर इम्पोज नहीं होगा। अंगूठे के ऊपर छोटी वाली उंगली आ जाएगी और छोटी वाली की उंगली के ऊपर अंगूठा आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, कायरल बोलते हैं, ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कायरलिटी बोलते हैं। फिर से ध्यान रखिए कायरलिटी का क्राइटेरिया क्या है कि मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोज होना चाहिए, ठीक है। और इन केस अगर मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो गई, इन दैट केस को हम क्या बोलते हैं, ए कायरल बोलते हैं, या फिर नॉन कायरल भी बोल सकते हैं। जैसे इसमें ये सर्कल एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, मिरर इमेज है तो ये रखा जाएगा, मतलब क्या है कि ये कैसा है, ए कायरल है, ठीक है। सो नॉन सुपर इम्पोजेबल हुआ तो कायरल, और अगर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हुई तो वो ए कायरल, ठीक है। अब जो कायरल कंपाउंड्स होते हैं वही ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। अब और एग्जांपल हम देखें प्रोपेन 2 ऑल और इसका, देखो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, ठीक है, मिरर इमेज है। बट इनको अगर मैं एक दूसरे के ऊपर रखने की कोशिश करूँगा तो ये रखा जाएंगे, ठीक है। मतलब ये कैसे हैं, ए कायरल है। अब आप कहोगे कि ओ एच के ऊपर तो ओ एच जा नहीं रहा है जब ए के ऊपर बी को रखा जाएगा, बट क्या है कि इसको मैं जैसे ही रोटेट करूँगा, रोटेट करने के बाद में ये एक दूसरे के ऊपर रखा जाएंगे, तो इसीलिए वो क्या कहलाएंगे, दैट इज ए कायरल कहलाएंगे। बट अगर ये CH3 जो सेम ग्रुप है, अगर इसके एक ग्रुप C2H5 हो जाता, इन दैट केस मॉलिक्यूल विल बी कायरल। जैसे ये एग्जांपल हमारा, अब यहाँ पर चारों वैलेंसेस डिफरेंट है, चारों वैलेंसेस डिफरेंट है, मतलब मॉलिक्यूल कैसा हो गया, कायरल हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं रोटेशन भी कर दूंगा उसके बाद भी मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं होगी। तो यही क्राइटेरिया है पता करने का कि आप मिरर इमेज को रोटेट करो एंड देन सुपर इम्पोज करो। नहीं रख पा रहे हैं मतलब कायरल है, और अगर कभी सुपर इम्पोज हो गई तो ए कायरल। सबसे अच्छा तरीका है कायरल ए कायरल जानने का, चारों वैलेंसीज अगर डिफरेंट हो गई तो कायरल है, और अगर एक भी वैलेंसी, दो वैलेंसी सेम हो गई तो वो ए कायरल है। जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में CH3 सेम हो गए थे, इसलिए वो ए कायरल थे, ना। तो अब फिर से एनेंशियोमर में डिफाइन करता हूँ। तो एनेंशियोमर क्या होता है, वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, ठीक है, कायरल कंपाउंड की वो दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल जो मिरर इमेजेस है वो एक दूसरे की एनेंशियोमर्स होती है, ठीक है। जैसे ऊपर जो एग्जांपल है हमारा, ये एग्जांपल में जो डी और ई कंपाउंड है, ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं, क्योंकि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हम बात करते हैं रेसमिक मिक्सचर की। तो रेसमिक मिक्सचर से पहले हमने दो टर्म पढ़ रखी, दैट इज़ क्या पढ़ रखी, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन एंड रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन।
न्यूक्लियोफिलिक जो SN2 रिएक्शन हो रही थी उसमें इन्वर्शन हो रहा था, और जो SN1 हो रही थी उसमें रेसिमाइजेशन हो रहा था। रेसिमाइजेशन क्यों हो रहा था? क्योंकि रिटेंशन भी उसमें 50% पॉसिबल था और इन्वर्जन भी पॉसिबल था। तो जब 50-50 हाफ ऑफ अमाउंट में इन्वर्टेड कंपाउंड और रिटेन कंपाउंड अगर मिक्स कर देंगे हम, तो उस केस में जो कंपाउंड मिलेगा वो कैसा मिक्सचर मिलेगा? रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। और इसी प्रोसेस को हम रेसिमाइजेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, इन दोनों को मैं बराबर बराबर मिक्स करता हूँ, तो जो मुझे कंपाउंड मिलेगा वो रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। और जो रेसिमिक मिक्सचर होता है वो लाइट को रोटेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो मतलब एक एक अगर 5 डिग्री रोटेट करता है और माइनस वाला -5 डिग्री रोटेट करता है, इन दोनों को मैं मिक्स कर दूंगा तो वो 0 डिग्री रोटेशन हो जाएगा। दैट इज द मिक्सचर इज रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम रेसिमाइजेशन। अब ये वाला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 10.8। इसमें हमें बताना है कौन सा कायरल है, कौन सा ए कायरल है। ठीक है, तो इसमें अगर इस सेंटर कार्बन की बात करें तो ये कार्बन कैसा है? कायरल है, क्योंकि चारों वैलेंसी डिफरेंट है। ठीक है, और यहाँ सेकेंड वाले में देखें तो 2 Br सेम आ गए, तो ये कैसा हो गया? ए कायरल हो गया। यहाँ पर इस कार्बन की अगर बात करें, चारों वैलेंसी डिफरेंट, तो ये कैसा हो गया? कायरल हो गया। अब आप कहोगे कि यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन कार्बन से जुड़ा नहीं, बट वन इज CH3 एंड अदर इज द लॉन्ग चेन, दोनों डिफरेंट है, तो इस केस में वो कायरल हो गया। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये दो ग्रुप सेम हो रहे हैं, H और OH डिफरेंट हैं, बट बाकी जो दूसरे दो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट हैं, सॉरी सेम है, तो इन दैट केस दिस इज ए कायरल। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कैसा है? ए कायरल, चारों वैलेंसी डिफरेंट, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन सेम हो रहे हैं, इसलिए ये कैसा हो गया? ए कायरल हो गया। तो आई होप कि आपको कायरल ए कायरल क्लियर हो गया होगा। इस वाले एग्जाम्पल में भी सेम हम देख सकते हैं, ये सॉरी ये आंसर्स दिए हुए हैं जो हमने अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन किया। तो अब रिटेंशन की बात करें तो जस्ट मैं ये बता चुका हूँ आपको कि अगर सेम साइड आगे जुड़ता है, जो हमने कल देखा था कि अगर सेम जिस साइड से हेलोजन निकला था उसी साइड अगर Cl आगे जुड़ जाएगा या, दैट इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। जैसे यहाँ पर हो रहा है, OH जहाँ पर था वहीं Cl आके जुड़ गया, देर इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। आपको प्लस माइनस का ध्यान नहीं देना है, प्लस माइनस इज ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रॉपर्टी, आपको इतना ध्यान रखना है, ओरिएंटेशन देखना है। तो जिस साइड OH था उसी साइड Cl आके जुड़ गया, दिस इज द रिटेंशन ऑफ द कॉन्फिगरेशन। इन्वर्जन की अगर बात करें तो क्या देखा था हमने कि बैक साइड से अटैक करता है तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अब एक बार फिर से यहाँ पर देख सकते हैं इन्वर्जन। तो देखो यहाँ पर Y जुड़ा तो X वाली साइड नहीं जुड़ा है, ठीक है, अपोजिट साइड जुड़ा है, मतलब दिस इज द इन्वर्जन, B इज द इन्वर्जन प्रोडक्ट। और अगर A की बात करें तो जहाँ पर X था वहीं पर Y जुड़ा हुआ है, तो दिस इज अ रिटेंशन। और जब दोनों को बराबर बराबर मिक्स किया A और B को, तो दिस इज द रेसिमाइजेशन। A प्लस B कैसा हो गया? रेसिमिक मिक्सचर हो गया। तो इससे हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इन्वर्जन क्या होता है, रेसिमाइजेशन क्या होता है और रिटेंशन क्या होता है। ठीक है, बस मेन आपको ध्यान रखना है कि रेसिमाइजेशन के लिए 50-50 मिक्सचर होना चाहिए। ठीक है, बराबर बराबर अमाउंट में मिलाना जरूरी है। अब यदि हम इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जिस साइड Br है उसके अपोजिट साइड OH आके जुड़ रहा है, मतलब रिएक्शन क्या हुई? SN2 हुई होगी। अब हम ये देख के भी पता लगा सकते हैं कि SN2 क्यों हुई, क्योंकि जो CH3 और C6H13 ग्रुप है ये क्या है? बल्कि है, ये न्यूक्लियोफाइल को घुसने नहीं देंगे, है ना, ये तो बल्कि है ही। बट एक और चीज़, बट Br अगर सामने से जाएगा तो और दिक्कत करेगा, तो इसलिए बेटर ऑप्शन क्या है इसके पास कि बैक साइड से अटैक करेगा, और इसलिए ये रिएक्शन क्या हुई? SN2 रिएक्शन हो गई। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हुआ। बट तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ बराबर बराबर है यहाँ पर भी, कि SN1 भी हो सकती है और SN2 भी हो सकती है। ठीक है, अब SN1 किस तरह से होगी? तो इसके लिए पहला स्टेप क्या होता है हमारा कि Br निकल जाए और कार्बोकेटायन बना ले, और या तो अब ऊपर की साइड से भी अटैक कर सकता है OH माइनस, और नीचे की साइड से भी अटैक कर सकता है। तो ये देखो OH माइनस दो तरीके से अटैक कर सकता है, डाउन साइड से अटैक करेगा तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, और अप साइड से करेगा तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि एक प्लस बना एक माइनस बना, दैट इज इक्वल अमाउंट में बन रहा है, दिस इज रेसिमिक मिक्सचर। वहाँ पर जो बनेगा वो या तो प्लस बनेगा या फिर माइनस बनेगा। अब देखो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि SN रिएक्शन ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाए, कि डिपेंड करता है रिएक्शन कंडीशंस पे। ठीक है, अगर कोई ऐसा बेस ले लूँ, ठीक है,
ऐसा हम कंपाउंड ले लें जो न्यूक्लियोफाइल को घुसने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या करेगा, हमने अगर बेस ले रखा है साथ में, तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो हेलोजन तो निकल ही रहा है, साथ ही साथ प्रोटॉन निकल गया पास से, तो जैसे ही इलिमिनेशन H का हुआ तो हमें क्या मिल गया, डबल बॉन्ड अल्कीन मिल गया, ठीक है। तो इलिमिनेशन रिएक्शन में क्या मिलता है, हमें अल्कीन मिलता है। और ऐसी रिएक्शन देखो, अब अल्फा कार्बन हुआ, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो अल्फा कार्बन, उसके पास वाला कार्बन कहलाता है बीटा कार्बन, दिस इज बीटा वन। अब बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन इलिमिनेट हो रहा है, इसलिए इस जो हेलो अल्केन्स की जो इलिमिनेशन रिएक्शन होती है उनको हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये बीटा हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। अब जो एलिमिनेशन होता है वो एक रूल पर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कैसा मिलेगा। फॉर एग्जांपल कि ये नीचे वाले हम इसमें देखें तो हम पास दो बीटा हाइड्रोजन है, कौन सा, एक ये वाला बीटा हाइड्रोजन भी है, मतलब एक ये वाला बीटा हाइड्रोजन भी है और ये वाला बीटा हाइड्रोजन भी है। अब हम कौन सा रिमूव करें, कोई एक प्रोडक्ट जो है वो मेजर मिलेगा। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, ठीक है, जहाँ पर हाइड्रोजन कम है वो वाला आसानी से इलिमिनेट होगा, इसीलिए डबल बॉन्ड यहाँ बना और ये 81% इज़ द मेजर प्रोडक्ट बना, ठीक है। अब ये इसके लिए एक रूल डिसाइड होता है जो मैंने बताया कि कम वाला हाइड्रोजन, जहाँ पर कम हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है। तो ये कौन डिसाइड करता है, दैट इज डिसाइडेड बाय द सेटजेफ रूल, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या कहता है कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन का रिमूवल फ्रॉम द हेलो अल्केन। तो प्रेफर्ड प्रोडक्ट क्या होगा, प्रेफर्ड प्रोडक्ट वो होगा दैट इज हैज अ ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू डबली बॉन्डेड कार्बन। इनका कहना थोड़ा अलग मैनर में, मतलब कि डबल बॉन्डेड कार्बन से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़े होने चाहिए। जैसे इधर डबल बॉन्डेड कार्बन से दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं और इधर डबल बॉन्डेड कार्बन से सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा है। तो जहाँ ज़्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। दूसरे लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं कि जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे वो हाइड्रोजन इलिमिनेट होगा, ठीक है। तो ये भी बोला जाता है कि सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग मोर सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, मतलब अल्काइल ग्रुप ज़्यादा जुड़े हों, ऐसा प्रोडक्ट इज़ द मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब इलिमिनेशन का क्राइटेरिया क्या है कि आपका बेस होना चाहिए, दैट इज़ अ बल्कि बेस, ठीक है। तो अगर बल्कि बेस लिया हमने तो उस केस में क्या होता है, इलिमिनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि इलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन तो होता ही है। हाँ, तो एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो कब एलिमिनेशन होगी और कब सब्स्टिट्यूशन होगी। देखो हम दोनों ही केस में बेस का यूज़ तो करते ही हैं, बट अगर मैं बल्कि बेस का यूज़ करता हूँ तो बल्कि बेस क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकता, मतलब वो खुद जाके नहीं बैठ सकता, ठीक है। बट वो क्या कर सकता है कि उसके पास ज़रूर जाएगा और एक हाइड्रोजन खींच के ले आएगा। तो इस तरह वो क्या करेगा, हाइड्रोजन खींचने का काम करेगा, मतलब वो एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएगा। और अगर मैं छोटा बेस लेता हूँ, ठीक है, अगर मैंने इथेनॉल लिया तो ये इथेनॉल से मिल रहा है मुझे, तो मुझे मेरी रिएक्शन क्या होगी, एसएन रिएक्शन होगी। बट मैंने ब्यूटॉक्साइड ले लिया, ठीक है, बल्कि बेस, सोडियम ब्यूटॉक्साइड, पोटेशियम ब्यूटॉक्साइड, तो उस केस में क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो आपको भाई इतना ध्यान रखना है कि यदि स्टेरिक रीजन्स आ गए, ठीक है, तो बल्कियर बेस अगर आया तो उस केस में एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं थर्ड टाइप की रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद द मेटल, ठीक है। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, ऑर्गेनो मतलब कार्बन जनरली और मेटेलिक मतलब मेटल। तो कार्बन मेटल का जहाँ बॉन्ड हो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक, ठीक है। तो जो सबसे पहला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, डिस्कवर्ड बाय विक्टर ग्रिग्नार्ड। तो ये कैसे बनता है, ठीक है, हेलो अल्केन की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो उस केस में मुझे क्या मिलता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड बन रहा है, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। स्पेसिफिकली इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब जरूरी नहीं हो कि ये सिर्फ इथेन ही हो, ठीक है, ये कोई सी भी अल्काइल चेन हो सकती है। तो हम जनरली क्या लिखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, RMgX। मैग्नीशियम का होना कंपलसरी है, एक्स में भी क्लोरीन और ब्रोमीन, और R अल्काइल पार्ट कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से हमें डिफाइन हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हम पोलरिटी की अगर बात करें
तो जो मैग्नीशियम होता है वो कैसा होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है उसके ऊपर, हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और अल्काइल पार्ट के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव पार्ट आता है। तो जब भी ये रिएक्शन करता है तो देखो जो ये आर नेगेटिव पार्ट जो है वो हमेशा H+ की खोज में रहता है कि कोई एक्टिव हाइड्रोजन आए तो वो उसको पकड़ ले। तो एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, जैसे ऑक्सीजन या फ्लोरीन या नाइट्रोजन से अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा है तो इन दैट केस उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन वाटर से हुई, तो वाटर में एक्टिव हाइड्रोजन है तो वो आर क्या लेगा, एच को ले लेगा और RH बना लेगा, दैट इज अल्केन फॉर्मेशन हो गया। तो हमने इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या बना लिया, अल्केन बना लिया, और MgOH बाहर हो गया। अब हम बात करते हैं वुड्स रिएक्शन की। ठीक है, अल्काइल हैलाइड से अल्केन का फॉर्मुलेशन होता है और वो सिमेट्रिकल अल्केन बनता है, तो वो रिएक्शन क्या होती है, वुड्स रिएक्शन होती है। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड RX जब सोडियम के प्रेजेंस में, सोडियम और ड्राई ईथर, आपको ड्राई ईथर हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, कि ड्राई ईथर इज मस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, तो क्या बना लेगा वो, RR बना लेगा। ठीक है, और हमें क्या मिल जाएगा, सिमेट्रिकल अल्केन मिल जाएगा। जब भी हमें सिमेट्रिकल अल्केन बनाना हो इन दैट केस हम वुड्स रिएक्शन करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे इथाइल क्लोराइड से ब्यूटेन बनाना है, तो इथाइल क्लोराइड से ब्यूटेन बनाने के लिए क्या करें, C2H5Cl 2 मॉलिक्यूल Na की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, 4 कार्बन की चेन बन जाएगी, दैट इज ब्यूटेन बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, सिमेट्रिकल अल्केन बन गया। मतलब अगर 2 कार्बन है तो 4 कार्बन हो जाएंगे, 4 कार्बन है तो 8 कार्बन हो जाएंगे। ठीक है, 8 है तो 16 हो जाएंगे। तो जब भी अगर आपको किसी कन्वर्जन में ये दिखता है कि पहले 2 कार्बन थे और 4 हो रहे हैं बाद में, तो आपको इतना तो मतलब सेंस लगाना है कि वहाँ पर वुड्स रिएक्शन हमें लगानी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स। ठीक है, हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है हेलो अल्केन्स की रिएक्शन। अब हम बात करते हैं हेलो एरीन्स की रिएक्शन का। ये जो रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स है इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।